हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, जिसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। इससे पहले जानेंगे बच्चों प्रकाश क्या होता है, यह प्रकाश क्या होता है, इसका स्रोत क्या होता है। तो बच्चों, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। बिना प्रकाश से हम किसी को भी नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं इसका स्रोत क्या होता है। जो प्रकाश का स्रोत होता है बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चों सूर्य है, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत ही कहेंगे। और भी बहुत से पदार्थ बच्चों जिसमें से प्रकाश निकलता है, जैसे मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, दिया से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। इन सभी चीज़ों से बच्चों प्रकाश बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे आप बच्चों फिगर में देख रहे होंगे, ये है टॉर्च। टॉर्च से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश की किरणें इसमें से निकल रही हैं। तो टॉर्च को हम क्या कहेंगे, टॉर्च को कहेंगे प्रकाश का स्रोत। कुछ प्रकाश के स्रोत बच्चों जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं और कुछ आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रकाश होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं जिसे आदमियों द्वारा बनाया जाता है। तो बच्चों जो प्राकृतिक होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब प्राकृतिक होते हैं। लेकिन जो आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों, जैसे बल्ब, टॉर्च, ये सब आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें हम जानेंगे बच्चों जो प्रकाश की स्रोत होती है वह कितनी प्रकार की होती है। तो बच्चों जो प्रकाश की स्रोत होती है वह दो प्रकार की होती है। एक आत्म चमकदार जिसे सेल्फ लुमिनस कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों गैर चमकदार जिसे नॉन लुमिनस कहते हैं। तो हम पहला देखते हैं बच्चों, जो आत्म चमकदार होता है जिसे सेल्फ लुमिनस कहते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है। जिसका खुद का प्रकाश होता है बच्चों उसे हम सेल्फ लुमिनस कहते हैं, आत्म चमकदार कहते हैं। जैसे बच्चों जो सूर्य होता है उसका खुद का प्रकाश होता है, जो तारे होते हैं वो खुद के प्रकाश के होते हैं, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब इनका खुद का प्रकाश होता है, ये दूसरे के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा बच्चों देखते हैं जो गैर चमकदार होते हैं जिसे नॉन लुमिनस कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह दूसरे के प्रकाश पर निर्भर करता है, उसे हम गैर लुमिनस कहते हैं। जैसे बच्चों जो खुद का प्रकाश नहीं हो, मतलब क्या करें, वो दूसरे से प्रकाश ले और उसके बाद हमें प्रकाश देता है, उसे हम गैर लुमिनस कहते हैं। लेकिन जो खुद प्रकाश देता है उसे हम सेल्फ लुमिनस कहते हैं, जिसे आत्म चमकदार कहते हैं। और जो दूसरे से प्रकाश लेके हमें देता है उसे हम गैर लुमिनस कहते हैं। तो जैसे जो गैर लुमिनस होता है बच्चों, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो चंद्रमा, मेज, किताबें, आदमी, ये सब क्या होते हैं बच्चों, गैर लुमिनस होते हैं। चंद्रमा से आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा क्या करता है, दिन में सूर्य का प्रकाश लेता है और रात में हमें उस चंद्रमा प्रकाश देता है। लेकिन आप लोग कुर्सी और मेज, किताबें से क्या समझते हैं बच्चों, कि किताब ये सब तो हमें कभी भी प्रकाश नहीं देते हैं। तो यह गलत है बच्चों, क्योंकि जिस वस्तु से अगर प्रकाश नहीं निकलेगा और हमारे आँखों की रोशनी पर नहीं पड़ेगा तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। जैसे अंधेरे में मेज, किताब, आदमी ये सब रखे हों तो हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब इन पे प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, हमारे आँखों पे प्रकाश डालते हैं तो हम उन्हें देख पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे का प्रकाश लेके उसके बाद हमारे आँखों पे अपनी प्रकाश की किरणें डालते हैं, तब इन्हें हम देखते हैं। तो
होते हैं गैर चमकदार, जिसे नॉन लुमिनस कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं बच्चों। अभी तक हमने देखा बच्चों कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के सोर्स क्या होते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों उसके माध्यम क्या होते हैं, प्रकाश किस माध्यम में जाता है। प्रकाश के लिए एक माध्यम होता है, तो वो माध्यम के बारे में देखते हैं बच्चों। ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश जाती है या जाने का प्रयास करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। तो जो जैसे बच्चों मैं बताऊं, जो प्रकाश होते हैं वो सभी माध्यम में जाती हैं, जैसे हवा में, पानी में, निर्वात में, ऐसे सभी माध्यम में वो जाती हैं। तो जो माध्यम होते हैं बच्चों वह 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम जानते हैं ये 3 प्रकार से कौन कौन माध्यम होते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का बच्चों ये मतलब होता है कि जिसके कण, जिस माध्यम के कण बहुत ही अधिक दूरी पर हो उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे बच्चों जो हवा होती है तो हवा में कण होते हैं लेकिन बहुत ही अधिक दूर पे होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश बहुत तेजी के साथ जाती है। जैसे जो हवा में प्रकाश जाती है बच्चों उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो निर्वात होता है बच्चों, निर्वात में कण बिल्कुल बहुत दूर रहते हैं, लगभग ना के बराबर रहते हैं। तो उसमें निर्वात में बच्चों प्रकाश बहुत ही तेजी के साथ बहती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में रहती है तो वह निर्वात में रहती है। आगे देखते हैं बच्चों पारभाषक माध्यम। यह क्या होता है बच्चों, पारभाषक माध्यम क्या होता है, तो वह माध्यम जिसके कण थोड़े थोड़े पास रहते हैं उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे बच्चों जो कांच होता है और पानी होता है तो इनके क्या है, कण पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही पास रहते हैं। इतना भी नहीं बच्चों कि मतलब लोहे के समान नहीं रहेंगे, जैसे धातु के समान नहीं पास रहेंगे, लेकिन हवा से थोड़े पास रहेंगे। हवा से क्या होंगे, थोड़े थोड़े पास रहेंगे। तो इसे हम पारभाषिक माध्यम कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जो होते हैं बच्चों, जैसे धातु है और लकड़ी है, तो इन अपारदर्शी माध्यम में जो उसके कण पार्टिकल होते हैं बच्चों उनमें वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज रहते हैं, बहुत ही क्लोज। इसमें प्रकाश लगभग ना ही जाता है लेकिन जाने का कोशिश जरूर करता है। प्रकाश इनसे क्रॉस नहीं कर पाता है लेकिन इसमें जाने का कोशिश अवश्य करता है। तो क्या बोला गया था बच्चों, वह माध्यम जिसमें प्रकाश जाती हो या जाने की प्रयास करती हो तो वह माध्यम में उसे ही माध्यम कहा जाता है। तो इसमें क्या करती है, प्रकाश जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है। जैसे बच्चों अपारदर्शी माध्यम होता है तो इसमें क्या है, कण बिल्कुल पास रहते हैं। अब बचाओ इतने पास कण में बच्चों कैसे प्रकाश जाएगी, कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएगी। तो इसीलिए इसमें प्रकाश पूरा पहुंच नहीं पाती है बच्चों। जैसे जो धातु होते होंगे आप लोग देखे होंगे बच्चों कि सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो अपनी एक छाया बनाते हैं। तो जिसमें से प्रकाश नहीं जाती है बच्चों वो क्या करता है, एक छाया बनाता है। लकड़ी भी ऐसा ही काम करती है बच्चों। इसलिए तो हम लोग जब भी धूप रहता है तो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश उसमें से गुजर नहीं पाती है। आगे देखते हैं बच्चों, तो इसमें हम जानेंगे बच्चों जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसी होती है। जो सूर्य से किरणें निकलती हैं आखिर वो कैसी होती हैं, उनकी संकेत क्या होती है, उनको ड्रा कैसे करते हैं। तो आइए हम जानते हैं बच्चों प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है। तो बच्चों जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, किसी भी स्रोत से किरणें निकलती हैं, वो क्या करती हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। और दूसरा, इनके सिरों पर इस तीर का चिन्ह लगा के बच्चों हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। जब कई किरण एक साथ जाती हैं तो उसे हम प्रकाश का बीम या प्रकाश का पेंसिल कहते हैं। जैसे बच्चों अगर सूर्य से
कई किरण एक साथ निकल रही हैं, जिसे बच्चों आप देख रहे होंगे कई किरण एक साथ निकल रही हैं, तो उसे हम उस समूह को बच्चों क्या कहेंगे, बीम कहेंगे, प्रकाश का बीम कहेंगे। और बीम को ही पेंसिल भी कहते हैं बच्चों, बीम को ही पेंसिल भी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं बच्चों, ये जो प्रकाश का पेंसिल है या प्रकाश का बीम है, यह कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश का पेंसिल होते हैं बच्चे, जिसे प्रकाश का बीम कहते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चों मैं बताया हूँ इससे पहले कि अगर प्रकाश की किरण का कई किरण के समूह जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, पेंसिल कहलाते हैं या बीम कहलाते हैं। तो हम बच्चों जानेंगे कि पहला अभिसारी पेंसिल क्या होता है, मतलब जो अभिसारी पेंसिल होता है बच्चों, वो कैसे निकलता है। तो बच्चों प्रकाश के किरण ऐसा जो प्रकाश का किरण ऐसा समूह जो आगे चल के सिकुड़ता है। जैसे बच्चों अगर किसी भी स्रोत से अगर सूर्य के प्रकाश निकल रही हैं, तो जो किरण जाती हैं बच्चों, अगर आगे जाके सिकुड़ती हैं, आगे जाके स्ट्रेट लाइन में आती हैं बच्ची, लेकिन आगे जाके सिकुड़ती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी पेंसिल कहेंगे, अभिसारी प्रकाश का समूह कहेंगे बच्चों। दूसरा देखते हैं प्रकाश के किरण का ऐसा समूह जो आगे जाकर फैलता है, उसे हम उपसारी पेंसिल कहते हैं बच्चों। तो जैसे बच्चों जो आगे प्रकाश मान लो कहीं जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या कर रहे हैं, आगे जाके अगर फैल जाते हैं, तो इसे हम प्रकाश का उपसारी पेंसिल कहेंगे या उपसारी बीम कहेंगे। तीसरा देखते हैं बच्चों समांतर पेंसिल, प्रकाश के किरण का ऐसा समूह जो समांतर चलते हैं, उसे हम प्रकाश का समांतर पेंसिल कहते हैं। जैसे बच्चों आप इससे समझ ही गए होंगे कि जो प्रकाश के समूह अगर समांतर बिल्कुल समांतर चल रहा है, उसे हम प्रकाश का समांतर पेंसिल कहेंगे। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करेंगे। चलिए बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का पेंसिल क्या होता है। आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो आज का टॉपिक था वो था प्रकाश का पर्यावर्तन, लेकिन इससे पहले हम ये जान रहे थे कि यह प्रकाश क्या होता है। तो ये जो यहाँ से जो शुरू होता है बच्चों, ये होता है मेन टॉपिक हमारा प्रकाश का पर्यावर्तन। यहाँ से हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रकाश का पर्यावर्तन होता क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रकाश का पर्यावर्तन। जैसे बच्चों जब कोई भी प्रकाश का स्रोत होता है, वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बाहर निकालता है। अगर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन में आती हैं, स्ट्रेट लाइन में बच्चों प्रकाश की किरणें आती हैं। अगर किसी भी चिकने सतह से, मान लीजिए कांच हम लिए हैं, शीशे लिए हैं, जिससे हम लोग चेहरा वाला देखते हैं बच्चों, उस कांच से अगर टकराती है तो क्या करती है, यह पर्यावर्तित हो जाती है। जैसा बच्चों आप देख रहे होंगे, अगर कोई किरण आती है, अगर एक चिकनी सतह से टकराती है, तो क्या होता है, पर्यावर्तित होती है। इससे ही हम बच्चों प्रकाश का पर्यावर्तन कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम डिफिनेशन से समझते हैं कि प्रकाश का पर्यावर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब किरण आकर एक चिकने सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। क्या बच्चों, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, जो प्रकाश का पर्यावर्तन होता है वो माध्यम नहीं बदलता है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश का पर्यावर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों इस माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये कि यह प्रकाश का जो पर्यावर्तन होता है वो कभी भी माध्यम नहीं बदलता है, केवल अपने मार्ग को बदलता है। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो नीचे है वो क्या है, एक प्लेन कांच है, और इसके नीचे हम क्या किए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। एक कांच के नीचे एक साइड हम इसको पॉलिश कर दिए। अब ऊपर क्या हो गया बच्चों, एक चिकनी सतह बन गई।
अब इस पे जब प्रकाश की किरण आती है बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, जो प्रकाश की किरण आ रही है यह क्या होगी, इस चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। माध्यम नहीं बदल रही है बच्चों, ये जो इसका मार्ग है यह बस अपने मार्ग को चेंज करती है। मार्ग बदलती है बच्चों, माध्यम नहीं। उसे हम प्रकाश का पर्यावर्तन कहते हैं। जो बच्चों आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराने के बाद जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो नीचे पॉइंट लिखा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रकाश पर्यावर्तन में कभी भी माध्यम नहीं बदलता है, पर्यावर्तन में कभी भी माध्यम नहीं बदलता है, लेकिन मार्ग बदलता है। क्या होता है बच्चों, इसमें मार्ग बदल सकता है लेकिन माध्यम नहीं। चलिए बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का पर्यावर्तन क्या होता है। तो हम इसके कुछ रूल देखते हैं बच्चों। जो प्रकाश का परिवर्तन होता है इसका क्या क्या नियम होता है। जैसा कि बच्चों मैं बताया हूँ, प्रकाश का परिवर्तन माध्यम नहीं बदलता है, केवल मार्ग बदलता है। तो वो मार्ग में कितना विक्षेप लाता है, इसके जो नियम होते हैं पर्यावर्तन के, इसे हम इसमें देखेंगे। तो बच्चों नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक चिकनी सतह लिए हैं और एक प्रकाश की किरण, ये जो होता है चिकनी सतह बोलते हैं इसे बच्चों, इसे हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष। ये जो मुख्य अक्ष होता है बच्चों, अगर मान लो प्रकाश की किरण जो आती है अगर इस चिकनी सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण आकर एक चिकनी सतह से टकराती है तो क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बच्चों जो वापस लौटती है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं और इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच बिल्कुल लंब बच्चों, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस मुख्य अक्ष के हम एक अभिलंब ड्रा करते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये अभिलंब, ये क्या है बच्चों, अभिलंब है। तो पहला नियम होता है बच्चों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम होता है बच्चों, जो आपतित किरण आती है वह अभिलंब से, ये क्या है, अभिलंब, इस अभिलंब से जितना कोण बनाती है, जितना कोण बनाती है, जैसे मैंने मान लिया एंगल आई, यह इतने कोण पे आ रही है, तो जो टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी बच्चों वो क्या होगी, अभिलंब से सेम एंगल पे जाएगी। यह दोनों एंगल जो होंगे वह बराबर होंगे। तो हम नियम पढ़ते हैं बच्चों। पहला देखते हैं बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसा बच्चों मैं आपको बताया हूँ, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, ये क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह से टकराती है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो अविलंब से कोण बनाते हैं वो क्या होता है, वो कोण समान होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू बच्चों एंगल आर होता है। ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं बच्चों, जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसी बनती है, प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है, यह कैसी बनती है। जैसा बच्चों आप फिगर में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे एक लड़का है, उसके हाथ में क्या है, एक फूल है, और यह बीच में क्या है बच्चों, ये जो आगे उसके सामने एक दर्पण रखे हैं। तो जब दर्पण में जब यह लड़का उसके सामने खड़ा होगा तो क्या होगा, उसकी एक प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आइए हम इसको देखते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस होगा वस्तु के बीच, डिस्टेंस मिरर से और मिरर से प्रतिबिंब के बीच डिस्टेंस जो होगा वह समान होगा। मतलब अगर मिरर से जो वस्तु होगा x दूरी पर खड़ा होगा
तो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो भी x दूरी पर बनेगा। यदि वस्तु की हाइट h है, मान लो इस आदमी की हाइट क्या है बच्चों, h है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी भी हाइट h ही बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यह आभासी होता है बच्चों, इसे हम, जो ये फिगर बनता है बच्चों, ये क्या होता है, आभासी होता है, इसे हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यह सदैव आभासी बनता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसे हम पर्दे पर नहीं ला सकते। तीसरा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। उल्टा मीन्स क्या होता है बच्चों, ये नहीं कि इसका अगर मुंडी यहाँ पे है और हाथ पैर ऊपर है, ऐसे फिगर में ऐसे ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसका उल्टा का मतलब ये नहीं है बच्चों कि इसके पैर क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे और मुंडी नीचे हो जाएगी। नहीं, यह वर्षा उल्टा होता है बच्चों। वर्षा उल्टा का मतलब होता है बच्चों, इसका लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। जैसे आप देख रहे होंगे, यह लेफ्ट राइट में फिगर फ्लावर पकड़ के खड़ा है और यह जो मिरर में दिखा रहा है वो राइट हैंड में फ्लावर दिखा रहा है। यह वर्षा इरेक्ट होगा बच्चों। इसकी दूरी और ऊंचाई दोनों समान होंगी। मतलब अगर ये एच हाइट का है तो यह भी एच ही हाइट का होगा। ये एक्स दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी एक्स दूरी पर बनेगी। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे समतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि समतल दर्पण में और कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए हम जानते हैं बच्चों, जो समतल दर्पण होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। जैसे बच्चों आपके अगर एक सामने ये है समतल दर्पण, एक साइड में पॉलिश इसको कर देता हूँ, मान लीजिए एक साइड ये पॉलिश हो गया, ये है मुख्य अक्ष। अगर समतल दर्पण मान लो रखे हैं बच्चों, अगर इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मान लो शुरू करते हैं, मान लो एक लड़का है, अगर इसको बच्चों मान लो हम इधर दर्पण की तरफ 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हम इसको आगे भेज रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, मान लो यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बना है बच्चों, यह क्या होगा, यह भी, ये जो होगा बच्चों वो, मान लो अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो ये किससे होगा, 2v से होगा। अगर ये 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है तो ये जो होगा बच्चों, जो प्रतिबिंब होगा वो 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन बच्चों इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अगर हम वस्तु के सापेक्ष इसका वेग देखते हैं बच्चों, तो यह अगर वस्तु v वेग से है तो यह 2v वेग से होगा। लेकिन अगर हम दर्पण के सापेक्ष अगर इसकी प्रतिबिंब की स्पीड देखेंगे, अगर दर्पण के सापेक्ष हम इसकी वेग देखेंगे बच्चों, अगर ये v वेग से है तो ये भी v वेग से होगा। लेकिन अगर वस्तु के सापेक्ष देखेंगे तो 2v, अगर दर्पण के सापेक्ष देखेंगे तो v और v दोनों ही वेग समान होंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, अगर जैसे मान लीजिए हम इस पर बड़ा ले रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसका पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चों जो दर्पण, न्यूनतम दर्पण की आवश्यकता होती है, मतलब सबसे छोटे दर्पण की, तो कम से कम इसे कितना होना चाहिए, h/2 का दर्पण होना चाहिए। मतलब इसका आधा तो होना ही चाहिए बच्चों, इसका आधा दर्पण होना चाहिए, तभी इसका पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा। यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे हम देखते हैं, तो आगे हम जानेंगे बच्चों, जो समतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस होती है बच्चों, यह क्या होती है, इसकी जो फोकस होती है वह अनंत होती है। इसकी फोकस अनंत होती है बच्चों, और इसकी जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वह क्या बनता है, हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह कभी भी पर्दे पर नहीं लाया जा सकता है बच्चों। आई थिंक आपको समतल दर्पण के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों हम बिना देरी किए आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि गोलीय दर्पण
क्या होता है। जो दर्पण गोलीय दर्पण होता है बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, अर्थात ऐसा दर्पण जिसके अंदर का गोलीय कालीन कर दिया जाए और बाहर का जो चिकनी सतह होती है वो गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए अगर कोई कांच का गोला है, अगर इसे हम अंदर से क्या करें, पॉलिश कर दें, अंदर से इसको हम पॉलिश कर दे रहे हैं, अंदर से पॉलिश कर दिए, तो अगर इस पर हम कहीं से भी प्रकाश डालते हैं, मान लीजिए इस साइड से प्रकाश डालें, तो ये क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित कर देगा। अगर मान लीजिए हम इस साइड से प्रकाश डालें, तो ये क्या करेगा, इस दिशा में परावर्तित करेगा। मतलब आप कहीं से भी प्रकाश डालें तो ये क्या करें, उसे परावर्तित कर दे। ये जो गोलीय सतह होगा वो पूरा क्या होगा, परावर्तित सतह होगा। तो इसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों वो दो होता है, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, एक गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। मतलब अगर ये गोलीय दर्पण है बच्चों, तो यहाँ से इसको काट लें, इस साइड से मान लीजिए कहीं से भी एक काट लेते हैं, तो ये जो बनेगा, मान लीजिए काट लेते हैं बच्चों, तो वो जो बनेगा मान लीजिए ऐसे बनेगा। अगर इसके हम बाहरी सतह को कालीन करते हैं तो यह अवतल दर्पण बनता है। अगर अंदर के पार्ट को मान लीजिए बच्चों कि हम अगर कालीन कर रहे हैं, ये अगर इसे हम अंदर के पार्ट को कालीन कर दें, तो ये जो ऊपरा वाला भाग होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण बनेगा। तो चलिए बच्चों इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, ये जो अवतल दर्पण होते हैं वह गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। जैसे मान लो बच्चों इस भाग को मैं ले रहा हूँ, तो यह भाग कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसा ही तो होगा। यह गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। तो इसके हम अगर बाहर कालीन कर दे रहे हैं, बाहर अगर हम इसको ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी भाग, उसे हम अगर कालीन कर दे रहे हैं, तो ये जो अंदर का काम करेगा बच्चों वो परावर्तित करेगा किरण को। तो यह जो मिरर बनेगा बच्चों, यह उत्तल दर्पण, यह जो मिरर बनेगा बच्चों यह अवतल दर्पण कहलाएगा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है बच्चों, कांच के किसी बड़े खोखले गोले का एक भाग लेकर ऊपरी भाग पर पॉलिश कर दें तो अंदर का भाग परावर्तित का कार्य करें, तो उसे ही हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो बच्चों इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो स्टील का एक चुंबक होता है बच्चों, जो चम्मच होता है, उसके जो अंदर का भाग होता है बच्चों, वह एक अवतल दर्पण का कार्य करता है। तो इसमें एक पॉइंट होता है बच्चों, इसे आप देख लीजिएगा, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अभिसारी जो वर्ड है बच्चों इससे पहले आ चुका है, जिसमें बताया था अभिसारी पेंसिल और उपसारी पेंसिल। तो अभिसारी की बताया था बच्चों कि जो अभिसारी वर्ड होता है, जो अभिसारी होता है वह क्या करता है, किरण को क्या करता है, सिकुड़ता है। तो कनकेव मिरर क्या करेगा, अगर कोई किरण इसमें पैरेलल जाती है तो यह क्या करेगा, इसे एक स्थान पर सिकुड़ेगा। तो ये क्या करता है, जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रकाश की किरण को सिकुड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं बच्चों उत्तल दर्पण क्या होता है। तो बच्चों उत्तल दर्पण भी एक गोले का भाग होता है। जैसा बच्चों बताया एक गोलीय दर्पण है, उसी का भाग होता है उत्तल दर्पण। अगर मान लो इस भाग को हम लेते हैं बच्चों, अगर हम इस भाग को ऐसे ले लें, अगर इसे हम अंदर से पॉलिश कर दें, इसे हम अंदर से पॉलिश कर दें, तो जो ऊपरी भाग होगा अगर यह परावर्तन का कार्य करता है बच्चों, तो यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं बच्चों कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। कांच का किसी बड़े खोखले गोले का एक भाग लेकर उसके अंदर के भाग पर पॉलिश कर दें तो ऊपरा भाग परावर्तित का कार्य करे, तो उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल होता है बच्चों स्टील के चम्मच का बाहरी का भाग।
जैसे आप देखे होंगे बच्चों, जो स्टील का चम्मच होता है वह ऐसे होता है, तो इसकी जो बाहरी भाग होता है यह उत्तल दर्पण का कार्य करता है, और अवतल दर्पण का जो काम करता है वह अंदर का भाग अवतल दर्पण का कार्य करता है। इसमें एक पॉइंट बच्चों, ये उसे उपसारी भी कहते हैं, उसे उपसारी भी कहते हैं। तो जैसा बच्चों मैं बताया था कि उपसारी पेंसिल होता है, ऐसे ही इसे भी उपसारी दर्पण कहते हैं। तो उपसारी का कार्य होता है बच्चों किरण को फैला देना। जैसा बच्चों अगर कोई किरण आती है उत्तल दर्पण से टकराती है तो यह क्या करता है, उसे अलग अलग दिशा में फैला देता है। क्या करेगा, अलग अलग दिशा में उसे यह फैलाएगा। और आगे देखते हैं बच्चों गोली दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु। जैसे जो बच्चों गोली दर्पण होता है उसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में इसमें हम देखेंगे। जैसे बच्चों अगर जो ये गोली दर्पण होता है, जो ये गोली दर्पण होता है बच्चों, इसमें जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है उसमें कुछ मुख्य पॉइंट भी होते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यह फिगर में बना रहा हूँ, जैसा आप देख रहे होंगे ये है गोलीय दर्पण। तो जैसा बच्चों मान लीजिए इसका एक क्या होगा, रेडियस होगा। अगर इस रेडियस को मान लीजिए हम यहाँ पे इस पॉइंट को मान ले रहे हैं केंद्र, तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा बच्चों, जो ये रेडियस होगा इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। और रेडियस का आधा जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा। मतलब इसका इस पॉइंट पे जो होगा बच्चों यह फोकस होगा। और ये जो जहाँ पे यह मेन बिंदु होगा, जहाँ पे कोई भी कनकेव मिरर या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जहाँ पे मुख्य अक्ष को काटते हैं उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पोल या ध्रुव कहते हैं। और जो ये लाइन होती है बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आइए बच्चों हम जानते हैं, ये कभी कभी डिफिनेशन पूछ देता है कि बताइए सेंटर क्या होता है, किसी भी दर्पण का सेंटर क्या होता है। तो जो रेडियस होता है, जो गोली दर्पण का एक पार्ट हम लोग लेते हैं, उस गोली दर्पण का जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, जो उसका मूल बिंदु होता है, उसे ही हम सेंटर कहते हैं। पूछ देता है बच्चों कि फोकस क्या होता है। जो फोकस होता है बच्चों, उस गोली दर्पण के त्रिज्या का आधा फोकस कहलाता है। पोल क्या होता है बच्चों, तो जो भी मिरर होता है जो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर टच करता है उसे हम ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम देखते हैं एक एक मिरर करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या कहाँ पे होता है। जैसे बच्चों ये अवतल दर्पण का फिगर है, ये अवतल दर्पण का फिगर है। तो इसका जो ये मेन जहाँ पे ये टच कर रहा है बच्चों, इसे हम कहेंगे पोल, इसे हम पोल कहेंगे। और ये जो सर्कल का निर्माण करेगा तो इसका जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र होगा इसे हम कहेंगे सेंटर। और जो इसका जो त्रिज्या होगी बच्चों, जो त्रिज्या होगी उसका आधा जो होता है उसे हम कहेंगे पोल। तो इसके जब डिफिनेशन पूछेगा बच्चों तो हम बताएंगे जब कनकेव मिरर एक मुख्य अक्ष को टच करती है तो उसे हम पोल कहते हैं। जो गोली दर्पण होता है उसका जो केंद्र होता है उसे ही हम सेंटर कहते हैं। और रेडियस का जो आधा होता है उसे हम फोकस कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेम प्रक्रिया और सेम पॉइंट जो होते हैं बच्चों वो उत्तल दर्पण के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं उत्तल दर्पण में किस पॉइंट पे क्या होता है। जैसा बच्चों आप फिगर में देख रहे होंगे ये उत्तल दर्पण है। मान लीजिए इसका क्या है, अंदर से हम इसको पेंट कर दे रहे हैं, कालीन कर दे रहे हैं। ये है उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं। पहला एक अंदर होता है और एक इस साइड होता है। दोनों साइड इसका फोकस होता है और दोनों साइड इसका सेंटर भी होता है। और एक जो होता है बीच में जो होता है बच्चों, जहाँ पे उत्तल दर्पण क्या करता है, मुख्य अक्ष को टच करता है, उसे हम पोल कहते हैं। तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया और ये
फोकस हो गया, और ये क्या आ गया, पोल हो गया। यह बीच में एक पोल होता है, इसमें दो जगह सेंटर होते हैं। तो हम इसके फिगर के बारे में देखते हैं बच्चों, इसके फिगर बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। जैसा कि बच्चों जो अवतल दर्पण होता है वह प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं, आइए इसमें हम देखते हैं। पहला नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण बच्चों, जब प्रकाश की किरण जो ये मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर आता है, और आके इस दर्पण से जब टकराता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो सेंटर होता है और ये फोकस होता है, ये पोल होता है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। यही नियम जो होता है बच्चों, यह पहला नियम होता है। चलिए बच्चों हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं बच्चों कि अगर कोई प्रकाश की किरण कनकेव लेंस, कनकेव दर्पण, यदि कोई प्रकाश की किरण बच्चों अवतल दर्पण से फोकस से होकर जाती है तो क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जैसे बच्चों ये है कनकेव मिरर और ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। तो बच्चों ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर, जिसे केंद्र कहते हैं। तो यदि कोई किरण इसमें फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाकर अगर दर्पण से टकराती है बच्चों, तो ये क्या होता है, यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जैसे यह मुख्य अक्ष है, इसे कभी भी टच नहीं करेगी, यह उसके समांतर चली जाती है। तो बच्चों ये जो रूल होता है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यह सेम पहले नियम का विपरीत होता है बच्चों। पहले नियम में बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और दूसरे में बताया है जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा में बताया है बच्चों कि जब कोई किरण अवतल दर्पण के केंद्र से होकर जाती है तो वह किरण टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो जैसे बच्चों आप फिगर में देख रहे होंगे, ये है अवतल दर्पण और इसका जो केंद्र फोकस है बच्चों, मान लीजिए ये फोकस है और यह केंद्र है। यदि बच्चों कोई भी किरण अगर सेंटर से होकर आती है तो क्या करेगी, वो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यदि कोई बच्चों अवतल दर्पण में कोई भी किरण उसके केंद्र से होकर आती है तो वह उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, यह मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आइए हम इसको देखते हैं। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव से होकर आती है तो मुख्य अक्ष जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तन के पश्चात बनाती है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये मान लीजिए ये है अवतल दर्पण और ये है मुख्य अक्ष। तो जब मुख्य अक्ष, जब कोई किरण, अगर बच्चों जब कोई किरण इस ध्रुव पर आगे बढ़ती है सीधे, तो यह मुख्य अक्ष से जितना एंगल का कोण बनाती है वह परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री के कोण पे वापस चली जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपतित कोण और इसमें भी परावर्तित कोण दोनों समान होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। जैसा बच्चों इसमें लिखा है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, अगर उनकी स्थिति अलग अलग हो तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनाएगा वह भी अलग अलग प्रतिबिंब बनाएगा। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है। तो पहला है बच्चों, जब वस्तु को अनंत पर रखे हों तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे बनता है, तो इसमें हम जानेंगे बच्चों। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मान लीजिए बच्चों कि एक जो यह ऑब्जेक्ट है इसे हम अनंत पर रखें। यदि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई मान लेते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं बच्चों,
और ये है इसका फोकस और ये इसका केंद्र, यह इसका केंद्र है बच्चों। तो जब बच्चों इसको हम फिगर से जब ड्रा करेंगे तो जो ये फिगर बनता है, यह सबसे पहले इसका जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, जिसका रे होता है ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले जाता है और ये कनकेव लेंस से, जो कनकेव मिरर सबसे पहले जाता है बच्चों, और अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात यह फोकस से होकर निकल जाता है। तो जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे एक किरण निकली और जाके अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर चली गई। और जो दूसरा फिगर होता है, जो दूसरा रे होता है बच्चों, वह सेंटर से होकर जाता है और जहाँ पे टच करता है वहीं पे फिगर बनता है। तो जैसे बच्चों ये अनंत से आता होगा तो यह धीरे धीरे धीरे, तो ये बहुत धीरे 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 बच्चों यह सेंटर से होकर इस फोकस से होकर यहाँ पे जाके टकराता होगा। तो जहाँ से अब टकराता है बच्चों, जहाँ पे टकराता है वहीं पे क्या होता है, फिगर बनता है। तो ये जो टकराता है बच्चों वह फोकस पे टकराता है। यह जो प्रतिबिंब जो रे होती है बच्चों, यह फोकस पे टकराती है। तो यदि प्रतिबिंब की जो हाइट होती है बच्चों वह बहुत ही छोटी होती है, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे फिगर में इतना बड़ा है और प्रतिबिंब की हाइट बिल्कुल छोटी है बच्चों। तो ये जो फिगर बनेगा इसके बारे में हम कह सकते हैं बच्चों कि यह क्या होगा, यह जो फिगर होगा, यह अगर दर्पण की फिगर जो बच्चों आगे बनता है वो कैसा होता है, आभास वास्तविक होता है। यह कैसा होता है बच्चों, यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और दूसरा बच्चों कि यह बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, छोटा बनता है। तीसरी पॉइंट देखते हैं बच्चों, यह कहाँ बनता है, अगर वस्तु अनंत पे हो तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है, फोकस पर बनता है बच्चों। और यह कैसा बनता है बच्चों, अगर यह ऊपर बनता तो यह सीधा बनता है, लेकिन यह नीचे बनता है बच्चों, तो नीचे कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा, यह उल्टा बनता है बच्चों। तो इसमें 4 पॉइंट पूछता है बच्चों कि जब वस्तु अनंत पे हो तो जो प्रतिबिंब बनती है अवतल दर्पण में वह कैसी बनती है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बनती है और ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनती है। दूसरा, यह फोकस पे बनती है। और तीसरा जो होता है बच्चों, यह उल्टा बनती है। ये सारे पॉइंट एक फिगर में पूछता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो बच्चों। चलिए हम इसका दूसरा देखते हैं। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र के पीछे रखा हो तो फिगर कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो जैसे बच्चों ये है आपका अवतल दर्पण और यहाँ पे मान लेते हैं हम ये है फोकस और ये है आपका सेंटर। अगर इसके पीछे क्या बोला है बच्चों कि अवतल दर्पण के केंद्र के पीछे वस्तु रखा हो, तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे h हाइट की वस्तु रखी है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है बच्चों। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों वो 2 किरण होकर जाती हैं। पहला जो इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं और दूसरा जो बच्चे होता है वह सेंटर से होकर जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों, पहले मान लीजिए इसको हम पैरेलल लेके जा रहे हैं, तो जो पैरेलल किरण आती हैं तो अवतल दर्पण के पड़ने के बाद वो क्या होती है, फोकस से होकर चली जाती हैं। और दूसरा बच्चों प्रतिबिंब बनाने के लिए एक सेंटर से जो होके जाती है, तो मान लीजिए बच्चों ये सेंटर से होके जा रही है, तो ये जहाँ पे एक दूसरे को टच करती हैं बच्चों वहीं पे यह फिगर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जहाँ पे यहाँ पे बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ये जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ये आपको देखने में ही लग रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, इमेज से बड़ा है। तो इसके बारे में हम इस फिगर के बारे में कह सकते हैं बच्चों कि जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र के पीछे रखा होता है तो वस्तु जो होती है ये क्या बनती है, दर्पण के आगे बनती है बच्चों। तो जब आगे बनेगी तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा। दूसरा बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की छोटी होगी। तीसरा बोल सकते हैं बच्चों कि यह सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। तो सेंटर और
फोकस के मध्य बनेगा, सेंटर ऑफ फोकस के मध्य बनेगा। और बोल सकते हैं बच्चों कि यह कैसा बनेगा, उल्टा यह उल्टा बनेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं। तीसरा बोला है बच्चों कि जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा होता है तो प्रतिबिंब कैसी बनती है। तो जैसे बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं कि यह अवतल दर्पण है और यहाँ पे मान लेते हैं हम इसका फोकस है और यहाँ पे इसका हम केंद्र मान लेते हैं। यह फोकस और यह केंद्र। अगर वस्तु हम यहाँ पे रख देते हैं बच्चों तो इसकी जो प्रतिबिंब बनती है बच्चों वो कैसे बनती है। तो हम मान लेते हैं पहला जो किरण जाता है यह पैरेलल जाएगा और जब पैरेलल जाता है तो टकराने के बाद यह फोकस से होकर चला जाता है। और दूसरा जो किरण होगा बच्चों यहीं से क्या होगा, यह सीधे नीचे आएगा क्योंकि सेंटर से होकर जाता है दूसरा। तो जो फिगर बनेगा बच्चों वह सेंटर पे ही बनेगा। अगर ये एच हाइट का होगा बच्चों तो ये जो किरण बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी एच हाइट का होगा। तो इसके हम बारे में कह सकते हैं बच्चों कि यह जो होगा अवतल दर्पण के आगे बनेगा तो यह क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। दूसरा बोल सकते हैं कि यह समान हाइट का बनेगा, समान हाइट का बनेगा। तीसरा बोल सकते हैं कि यह सेंटर पे ही बनेगा, यह केंद्र पर ही बनेगा। और चौथा बोल सकते हैं कि यह नीचे बन रहा है बच्चों तो यह क्या होगा, उल्टा होगा। ये चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा बच्चों क्योंकि ये जो फिगर होता है वो कई बार पूछता है कि जब वस्तु सेंटर पे रखी होती है तो वह प्रतिबिंब कैसी बनती है। तो प्रतिबिंब क्या होती है, समान बनती है, वास्तविक बनती है और केंद्र पे ही बनती है। बस एक ही पॉइंट याद रखना है ये वाला बच्चों, ये क्या होती है, उल्टा बनती है। तो चौथा देखते हैं बच्चों, यदि वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र और फोकस के मध्य रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये है इसका फोकस और ये है इसका केंद्र। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख दें इसके मध्य तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है। तो हम देखते हैं बच्चों इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो देखते हैं बच्चों इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ये जो क्या होगा, ये पैरेलल जाएगा और फोकस से होकर चला जाएगा। ये जब फोकस से होकर जाएगा बच्चों तो ये बहुत दूर तक जाएगा और क्या करेगा, ये दूसरा जो फिगर होगा वह सेंटर से होके आएगा। ये जब सेंटर से होके आएगा बच्चों तो ये पीछे एक दूसरे को लाइन टच करेंगी और ये आगे क्या होंगी, आगे निकलेंगी तो यह दूर होती चली जाएंगी और ये पीछे आके एक दूसरे को टच करेंगी। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा बच्चों इसे हम प्रतिबिंब कहेंगे जहाँ पे ये टच करेगा। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की अगर हाइट h है तो इसका जो हाइट होगा h डैश होगा और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो यह प्रतिबिंब बनेगा यह तो वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन क्या होगा, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बना है बच्चों तो ये क्या होगा, उल्टा बनेगा। और ये कैसा बनेगा बच्चों कि यह केंद्र के पीछे बनेगा, तो केंद्र के पीछे बनेगा, यह सेंटर के पीछे बनेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें बस 4 पॉइंट ही पूछता है कि यह फिगर कैसा, अगर वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यह वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और केंद्र के पीछे बनेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम आगे देखते हैं। 5वां देखते हैं बच्चों कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे रखा हो तो वस्तु जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है। तो मान लेते हैं बच्चों ये जो है अवतल दर्पण है और मान लेते हैं इसका जो फोकस है यहाँ पे है, ये फोकस है और ये केंद्र है। अगर हम वस्तु को फोकस, ये केंद्र, अगर हम वस्तु को बच्चों इस फोकस पे रख देते हैं तो क्या होता है, यह क्या करेगा, इसका जो प्रतिबिंब जो पहला रेखा होगा, जो पहला इसकी किरण निकलेगी वो टकराएगी और यह फोकस से ही होकर चली जाएगी
और दूसरा जो किरण होगी बच्चों, ये क्या होगा, केंद्र से होकर टकराएगा और केंद्र के समांतर होके ये चला जाएगा। मतलब इसके जो फिगर बनेगा बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वो अनंत पे बनेगा, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, यह फिगर अनंत पे बनेगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं बच्चों कि जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो वस्तु जो होता है वास्तविक तो बनता है। कैसा होता है, वास्तविक 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 बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है। और क्या होता है बच्चों, बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही बड़ा बनता है बच्चों, और उल्टा उल्टा बनता है।